हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। जो हमने ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसका आज हम पार्ट नंबर पढ़ेंगे 23। इस पार्ट में जितने भी मैं एमसीक्यू कवर करवाने वाली हूँ सभी सेलेक्टेड एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नौ सेट, आरआरबी, सीएचओ, एनएचएम एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो क्लास के एंड तक बने रहिए। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसका जवाब भी देना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंसीडर्ड इन फीमेल्स? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे पूछा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें नॉर्मल हम जो ब्लीडिंग फेज़ होती है उसको कितनी कंसीडर्ड कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एक फीमेल्स में ब्लीडिंग फेज़ होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 1 to 5 डेज होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1 to 5 डेज। ठीक है, अगर इन केस अप टू 7 डेज कंसिडर्ड एज नॉर्मल, अगर 7 डेज भी हो जाती है तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ध्यान रखना। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। ठीक है, वैसे नॉर्मल 1 to 5 डेज होता है, लेकिन अगर अप टू 7 डेज हो जाता है तो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ब्लीडिंग फेज अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन विच हॉर्मोन्स? यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ब्लीडिंग फेज में किन हॉर्मोन्स की कमी, यानी कौन से हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्लीडिंग फेज में जो हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं वो हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ब्लीडिंग फेज में क्या है, ये डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग फेज को मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आपकी स्क्रीन पर है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ ड्यू टू शेडिंग ऑफ विच यूटेराइन लेयर? यहाँ पे पूछा गया है कि किसी फीमेल को, ठीक है, ब्लीडिंग होगी तो मतलब कि उसको मेंसेस आ रहा है। ठीक है, तो उस समय जब एक महिला को मेंसेस के समय ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो उसमें जो यूट्रस की है वो कौन सी लेयर शेडिंग होती है, यानी झरती है, बाहर निकलती है ब्लड के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो जो लेयर निकलती है वो निकलती है फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर होती है वो ब्लड के फॉर्म में कहाँ है, बाहर निकलती है। ठीक है, झड़ के, जिसे हम क्या कहते हैं, शेडिंग। ठीक है, शेडिंग का मतलब होता है झड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न में से मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसकी जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो कौन दर्शाता है। जैसे मेंसेस आ ही गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें मेंसेस आ गए? तो ध्यान रखना बच्चा, कैसे पता चलेगा, आपको ब्लड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ब्लड आने लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि मेंसेस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एट द एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम? यहाँ पे पूछा ये गया है कि ब्लीडिंग फेज के एंड में एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो लगभग कितनी होती है। एंड में मतलब कि मेंसेस ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो कितनी होती है, कितनी बचती है लगभग। ध्यान रखना बच्चा, वो 1 to
2 mm रहती है, ठीक है। कितनी रहती है? 1 to 2 mm। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन को रट लीजिए, यहाँ पे हर एक लाइन से एमसीक्यू को मैंने बनाया है खुद अपने हाथों से, ठीक है। तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, फिर कहूँगी कि जितनी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हमारा तो थ्योरी अच्छे से कंप्लीट है, बिंदास बैठे हैं, एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा, जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी। जितनी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस से क्या होता है, आपके जो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म के बाद एंडोमेट्रियम की कौन सी जो लेयर है वो सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। ध्यान रखना, जो एंडोमेट्रियम की जो बेसल लेयर होती है वो सुरक्षित रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स बिटवीन विच डेज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है, ठीक है, वो किन दिनों में होती है, मतलब इनका जो डेज है वो कब से कब तक होती है, ठीक है। ध्यान रखना, जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो 6 to 14 डेज, ठीक है, इसके बीच होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियल सेल हाइपरप्लासिया इन प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पे हाइपरप्लासिया का मतलब समझिए आप। हाइपरप्लासिया का मतलब होता है कि, ठीक है, क्या होता है हाइपरप्लासिया का मतलब कि नंबर ऑफ सेल, ठीक है, क्या है कि जो सेल है उसके क्या है, नंबर बढ़ेंगे, क्या है, नंबर बढ़ेंगे, बट साइज नॉट इंक्रीज। साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सेल के क्या बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, उसे ही हम हाइपरप्लासिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन फॉर द हाइपरप्लासिया एंडोमेट्रियल सेल, ठीक है। तो एस्ट्रोजन ये करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान रखना, प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, ध्यान रखना मोस्टली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोलिफरेटिव जो फेज है, ठीक है, क्या प्रोलिफरेटिव फेज है उसके दौरान एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या होता है। ध्यान रखना, उसका मेन फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, एंडोमेट्रियल रिपेयर एंड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ करता है। यहाँ पे सिर्फ क्या बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे सेल के, ऊपर बताया था क्या बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे सेल के, ठीक है, साइज इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एंडोमेट्रियल थिकनेस एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है वो लगभग कितनी होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है वो कितनी होती है। ध्यान रखना, प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में जो एंडोमेट्रियम की जो मोटाई होती है वो 3 to 6 mm होती है। कितनी होती है, 3 to 6 mm होती है, राइट। चलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 to 6 mm। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड करो। प्रोलिफरेटिव फेज इज मेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रोलिफरेटिव
फेज होती है उसमें मुख्य रूप से किस हार्मोन के प्रभाव में होता है, मतलब कौन सा हार्मोन मेन रोल प्ले करता है। ध्यान रखना प्रोलिफरेटिव फेज में जो एस्ट्रोजन है वो क्या है, उसका ही क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। सेकेंडरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स बिटवीन व्हिच डेज। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि जो सेकेंडरी फेज होती है, ठीक है, मासिक धर्म चक्र, सेकेंडरी जो फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो किन दिनों के बीच होती, कब से कब तक होगी। ध्यान रखना बच्चा, जो सेकेंडरी फेज है वो 15 to 28 डेज के बीच होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकेंडरी फेज इज आल्सो नॉन एज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सेकेंडरी जो फेज होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसका सेकंड नेम और क्या है। ध्यान रखना सेकेंडरी फेज को हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन इन सेकेंडरी फेज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सेकेंडरी जो फेज होती है उसमें एंडोमेट्रियम की तैयारी के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में कौन था, एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे सेकेंडरी फेज का पूछा है, ध्यान रखना सेकेंडरी फेज में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। व्हाट हैपन्स टू एंडोमेट्रियल सेल ड्यूरिंग सेकेंडरी फेज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सेकेंडरी जो फेज होती है के दौरान एंडोमेट्रियल जो सेल्स हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे हाइपरट्रॉफी होती है। क्या होती है, हाइपरट्रॉफी का मतलब समझिए, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर नॉट इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल के साइज बढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ सेल के क्या बढ़ेंगे, साइज बढ़ेंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था प्रोलिफरेटिव फेज में कि नंबर बढ़ रहे थे बट साइज नहीं बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, नंबर नहीं बढ़ेंगे लेकिन साइज बढ़ेगा। ठीक है, डन, उसी को हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या पूछा है। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम एट द एंड ऑफ सेकेंडरी फेज। क्या पूछा गया है कि सेकेंडरी फेज के एंड में एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो कितनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना एंडोमेट्रियम के एंड में, सॉरी सेकेंडरी फेज के एंड में जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस होती है बच्चा, ध्यान रखना 6 to 8। ठीक है, कितनी होती है, 6 to 8 mm। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द हाइपोथैलेमस इज़ नॉन एज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाइपोथैलेमस को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और ध्यान रखना पिट्यूटरी ग्लैंड को सिर्फ हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सिर्फ मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। देखिए क्या पूछा गया है, द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स विच हॉर्मोन्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है जब एक फीमेल में,
तो उस टाइम ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एफएसएच एंड एलएच हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है, सीक्रेट करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय द ओवरीज। यहाँ पे पूछा गया है कि ओवरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ध्यान रखना, ओवरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GnRH। GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि GnRH का कार्य क्या है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ध्यान रखना, जो GnRH है उसका कार्य होता है स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ FSH एंड LH, ठीक है, FSH एंड LH। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय विच एक्सिस। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन सी, ठीक है, कौन सी एक्सिस उसे रेगुलेट करती है। ध्यान रखना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको HPO एक्सिस, जैसे हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस कहते हैं। जब एक फीमेल की प्यूबर्टी आती है तो यही क्या है, स्टिमुलेट होता है, रिलीज होता है HPO, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपने पिछली क्लास देखी है, प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, तो आप जो भी स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर देखना, 1 से 22 तक लेक्चर उसका प्लेलिस्ट बनाए, चैनल पर विजिट करो और देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द मेन हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मुख्य रूप से कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वो हैं FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज़ नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। ऊपर बताया था कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, वो किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मास्टर ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, LH हार्मोन प्राइमरली स्टिमुलेट्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है, LH हार्मोन मुख्य रूप से किसे स्टिमुलेट करता है। ध्यान रखना, LH हार्मोन मुख्य रूप से ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन इन केस ऑफ हाइपोथैलेमस फेलियर और कॉलमन सिंड्रोम। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन केस क्या हाइपोथैलेमस फेल हो जाता है, ठीक है, ठीक है, हाइपोथैलेमस फेलियर या कॉलमन सिंड्रोम की स्थिति में हम क्या करेंगे। ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको क्या करना है, सिंथेटिक GnRH लाइक लिप्रोलाइट, ठीक है, इसको आपको यूज़ में लेना है, सिंथेटिक GnRH जैसे लिप्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काल्मन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो काल्मन सिंड्रोम है, ठीक है, किस हार्मोन की कमी से रिलेटेड है, किस हार्मोन की कमी के कारण हो जाता है। ध्यान रखना GnRH हार्मोन की कमी से काल्मन सिंड्रोम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन काल्मन सिंड्रोम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डिफेक्टिव। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि काल्मन सिंड्रोम में जो ब्रेन का कौन सा भाग डिफेक्टिव हो जाता है। ध्यान रखना इस काल्मन सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोथैलेमस फेलियर हो जाता है। तो ऑब्वियसली सी बात है हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का भाग है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ल्यूप्रोलाइड इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विच हार्मोन। यहाँ पे पूछा गया है ल्यूपोलाइड किस हार्मोन का सिंथेटिक एनालॉग है। ये किस हार्मोन का सिंथेटिक एनालॉग है, GnRH का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाइपोथैलेमिक फेलियर लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ विच रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाइपोथैलेमिक फेलियर किस रिलीजिंग हार्मोन की कमी करता है, कौन से, GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ काल्मन सिंड्रोम। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि काल्मन सिंड्रोम का एक सिम्टम है, क्या होता है काल्मन सिंड्रोम में। ध्यान रखना बच्चा, अगर किसी को काल्मन सिंड्रोम है तो उसकी जो प्यूबर्टी क्या है, डिलेड, ठीक है, डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर, डिलेड प्यूबर्टी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ल्यूपोलाइड स्टिमुलेट विच ग्लैंड डायरेक्टली। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो ल्यूपोलाइड है, ठीक है, वो किस ग्लैंड पर डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, सीधे किस ग्रंथि को स्टिमुलेट करेगा। ध्यान रखना जो ल्यूपोलाइड है वो सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, FSH एंड LH रिलीज करेंगे। FSH एंड LH डायरेक्ट ओवरी पर एक्ट करेंगे, ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर देगी, ठीक है। डन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच हार्मोन आर secreted after action of ल्यूप्रोलाइड ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ल्यूप्रोलाइड की क्रिया के बाद, ठीक है, कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऊपर बताया था दो हार्मोन सीक्रेट होंगे, FSH एंड LH, कौन से, FSH एंड LH। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ल्यूप्रोलाइड इनडायरेक्टली हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ विच ओवेरियन हार्मोन्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ल्यूप्रोलाइड जो ओवरी है, ठीक है, उनसे कौन से हार्मोन सीक्रेट्स करवाती है। ध्यान रखना ऊपर बताया था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, किन को, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ल्यूप्रोलाइड कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या पूछा गया है कि ल्यूप्रोलाइड का यूज़ हम किन कंडीशन में करते हैं। ध्यान रखना ल्यूप्रोलाइड का यूज़ हम डिलेड प्यूबर्टी, किस में करते हैं, डिलेड प्यूबर्टी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एट व्हाट एज इज़ डिलेड प्यूबर्टी कंसिडर्ड इन फीमेल। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि
जो डिलेड प्यूबर्टी है वो कितनी आयु, क्या आयु होती है एक फीमेल की, ठीक है। तो ग्रेटर देन, क्या, ग्रेटर देन 60 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लिप्रोलाइड इज़ हेल्पफुल इन इंड्यूसिंग हार्मोन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लिपोलाइड किस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट में बता के जाना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ओव्यूलेशन, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, थर्ड है इम्प्लांटेशन, फोर्थ है मेनोपॉज। तो इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। आई होप आप सभी लोग इसका जवाब बता के जाएंगे और आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर क्लास पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जितनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे आप, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।